नमस्कार दोस्तों, हर्ष की बात लाइव में आपका स्वागत है। और आप सब लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अगर मुझसे लाइव जुड़ना है, जो कि मैं अक्सर लाइव आता रहता हूँ, तो आपको लाइव अगर मुझसे जुड़ना है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आप मेरे मेंबर बन जाते हैं, सुपर चैट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया टूल्स के माध्यम से शेयर ज़रूर करते रहें। आज की वीडियो में बात करेंगे खिचड़ी के बारे में। देखिए, बीजेपी जिस तरीके से पिछले 7 साल में बढ़ी है देश में, उसने जितने भी राजनीतिक घराने हैं, राजनीतिक परिवार हैं, जो राजनीतिक विरासतें हैं, सभी के लिए खतरा पैदा कर दिया है। सभी को अपनी अपनी डायनेस्टी, अपनी अपनी लीगेसी है जो पॉलिटिकल, उसको बचाने का, एक अपना वजूद बचाए रखने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कुछ लोग जो इसमें अभियान में बीजेपी के खिलाफ स्टैंड करने में सफल नहीं रहे हैं, वो पार्टी के साथ मिल गए हैं। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के साथ मिल गए बीजेपी के साथ, क्योंकि उनके परिवार का एक हिस्सा, जिसमें उनकी माँ, उनकी जो बुआ हैं वसुंधरा, वो थी, और उनकी जो राजमाता हुआ करती थी, उनकी दादी, वो कभी बीजेपी का हिस्सा हुआ करती थी। तो इन्होंने तो अपना पॉलिटिकल शिफ्ट कर लिया। कुछ लोग शिफ्ट करना चाहते थे, सचिन पायलट जैसे लोग मजबूरी में कर नहीं पाए। और जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, अलग रहे हैं, उनका राजनीतिक वजूद अब धीरे धीरे खतरे में पड़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, कर्नाटक में देवेगौड़ा का परिवार हो, ये सब लोग एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी के साथ जाएं, बीजेपी के अगेंस्ट खड़े रहें, और अगेंस्ट खड़े रहें तो किसको साथ लें। अभी पिछले दिनों घटनाक्रम चला कि ममता बनर्जी ने एक कोशिश की कि सारे विपक्ष को एक किया जाए। ममता बनर्जी दिल्ली भी आई, सारे नेताओं से मिलने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया। सबको ये लगा कि ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, उनके साथ जाना सही नहीं रहेगा, और अगर हम उनके साथ जाते भी हैं तो हो सकता है कि हमारा वो वजूद ना रहे जो हमारा अकेले अपने दम पर रहा है। और जिन लोगों की मैंने बात की है, चाहे वो देवेगौड़ा हों, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हों या मुलायम सिंह यादव हों, अपने अपने राज्यों में इनका पॉलिटिकल वजूद है। देखिए, अभी देवेगौड़ा के बेटे की सरकार चली जो कांग्रेस के समर्थन से। लालू प्रसाद यादव की सरकार बनते बनते रह गई बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में तो खैर 2012 में 2017 तक सरकार रही ही है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के नेतृत्व में। इन सब लोगों को अब पिछले 4-5 सालों में ये लगने लगा है कि हम किस तरफ जाएं। इन सभी की कई अपनी अपनी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। देखिए, ये लोग एक समय कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं, फिर उसके बाद सब लोग जनता दल का हिस्सा रहे, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल बनाया था 1989 में। और उसी के बाद अलग होने के बाद जब जनता दल का बिखराव हुआ और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, ये सभी लोग बीजेपी से अपना किनारा करते हुए, अपने मुस्लिम वोट बैंक का हित ध्यान में रखते हुए अलग अलग हो गए थे, और सभी ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया, जनता दल उसमें भी है। और इसके अलावा जनता दल सेक्युलर बना लिया देवेगौड़ा ने। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बना ली, क्योंकि वो खुद को बड़ा समाजवादी कहते हैं। और वैसे भी ये सारे के सारे लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। इनमें एक नाम शरद यादव का भी जोड़ सकते हैं। शरद यादव उस जनता दल के अध्यक्ष रहे हैं जिसका ये सभी लोग हिस्सा हुआ करते थे। उसका अगर सभी लोग अगर हिस्सा हुआ करते थे तो उसमें लालू प्रसाद यादव भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे, देवेगौड़ा भी थे, बीजू जनता दल वाले बीजू पटनायक भी थे, और इंडियन नेशनल लोकदल वाले ओम प्रकाश चौटाला भी थे, देवीलाल भी थे, रामविलास पासवान भी थे। ये सभी लोग वीपी सिंह के साथ थे। लेकिन जब वीपी सिंह का पतन हुआ, उनकी पार्टी का बिखराव हुआ, तो सब ने अपने अपने वजूद, अपने अपने क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बना लिए, अपनी अपनी पार्टियां बना ली। जैसे कि
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने बना ली। इंडियन नेशनल लोकदल के दो फाड़ हो गए हैं, उनमें से चौटाला का एक परिवार अलग हो गया है। तो इस तरह का एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आया। और इसमें एक समय तो स्थिति ये थी कि ये जितने राजनीतिक ये खिचड़ीबाज थे, ये सब एक समय कांग्रेस के खिलाफ इस तरह से एकजुट हुए थे कि इन्होंने अपनी कोई पॉलिटिकल सोच का भी उसमें ख्याल नहीं रखा था। देखिए, जब कांग्रेस के खिलाफ एक देश में मूवमेंट बना था 1989 में, तो उस समय जनसंघ जिसे कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं वो, या फिर CPIM जो मार्क्सवादी हैं, ये सब लोग एक साथ हो गए थे कांग्रेस के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ, उसी के बाद ये सब लोग अलग अलग हुए हैं, क्योंकि सभी को एक वो थी कि भाई अपने जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको बनाया जाना है। जैसे कि दूसरी ओर इसमें से एक ऐसा धड़ा निकला जो अलग तरीके की सोच लेकर निकला, जैसे कि नीतीश कुमार वाला जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार और शरद यादव, इनका स्टैंड कुछ ऐसा रहा कि ये कभी कांग्रेस के साथ हो लिए, कभी बीजेपी के साथ हो लिए, और समय समय पर इनकी अपने राजनीतिक हितों की वजह से अपनी अपनी जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं रही, और ये समय समय पर अपना राजनीतिक विरासत बचाने के लिए जुड़े रहे, अलग अलग होकर भी। देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर जैसे कांग्रेस की ही साथ बात करी जाए, तो मुलायम सिंह यादव, देवेगौड़ा, लालू प्रसाद यादव, इन सबको सोनिया गांधी से भी परेशानी रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब बीजेपी के ही खिलाफ हैं, लेकिन जब से कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में आई है, तब से इन सब की पटरी कांग्रेस के साथ भी ठीक नहीं बैठी है। इन्होंने समय समय पर इनका राजनीतिक साथ लेने की कोशिश की, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, लालू प्रसाद यादव ने पिछला चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ, उसका फ़ायदा भी हुआ, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। और अभी हाल ही में जो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान देना शुरू कर दिया है चिराग पासवान के समर्थन में, मुझे वो लगता है कि उसकी सोच भी यही है कि यार ये भी एक परिवारवाद वाली पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, और रामविलास पासवान का बेटा है, अगर इसे भी अपने साथ रखें तो दिक्कत क्या है। मैं ये सब जो कहानी आपको बता रहा हूँ, ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अभी हाल ही में जब ममता बनर्जी एक्टिव हुई और उसके बाद वो दिल्ली सबसे मिलकर गई, फिर उसके बाद प्रशांत किशोर, शरद पवार, राहुल गांधी, ये सब मुलाकातों का सिलसिला चला, तो उसके बीच में इन सब नेताओं को, जो पुराने दिग्गज, ये पुराने बूढ़े हैं, इन सब को ये लगा कि यार हमारी भी तो अपनी अपनी राजनीतिक विरासत है, उन्हें बचाने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। और पिछले एक सप्ताह में इन सब ने किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से मुलाकात की है। देखिए, शरद यादव जो कि नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं, अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवा दी थी उन्होंने, अपनी अलग पार्टी बना ली थी और 2 साल से कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। पिछले 3-4 दिन में उन्होंने देवेगौड़ा से मुलाकात की है, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। लालू प्रसाद यादव भी शरद यादव का हाल पूछने के लिए गए थे। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की है, देवेगौड़ा ने भी किसी न किसी तरीके से इन सब से मुलाकात की है। तो ये सब लोग आपस में मिल रहे हैं, और इनके मिलने के बाद सारी स्थिति ऐसी लग रही है कि ये सब लोग एक ऐसी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा फ्रंट बने जिसमें कांग्रेस के हाथ में कमान न रहे। कांग्रेस से इन सभी को अलग अलग समय पर एलर्जी रही है। शरद यादव का एक बयान में पढ़ रहा था, शरद यादव का जो बयान पढ़ रहा था उसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी बीजेपी को रोकने के लिए किसी तीसरे या चौथे फ्रंट से कुछ नहीं होगा, और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जितने भी समाजवादी हैं, सबको एक होना होगा। सबको राजनीतिक वजूद अगर अपना बचा कर रखना है, देश में पॉलिटिकल संतुलन अगर बना कर रखना है, और फिर उसमें ये जोड़ देते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, कि जैसे लोकतंत्र बचाने का ठेका इन लोगों के पास ही है, लोकतंत्र बचाना है। 2 साल से वैसे अस्वस्थ थे, ज़्यादातर समय शरद यादव का हॉस्पिटल में गुजर रहा था, और अभी हाल ही में वो एक्टिव हुए हैं और सभी लोगों से मिलते हुए नजर आए हैं। और शरद यादव को क्रेडिट है कि जिस समय ये सब लोग एक साथ हुआ करते थे, उस समय ये पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे जनता दल के, और इसी से सब अलग होकर ये बने थे। अब शरद यादव कह रहे हैं कि हम सबको अपना जो राजनीतिक वजूद है उसको बचाने के लिए अपने जो ईगो हैं उन्हें एक तरफ रखना होगा और हमें सबको एक होना होगा। देखिए, वैसे समाजवादी का जो ये परिवार था जिसके ये सब लोग हिस्सा रहे हैं,
उसमें से वैसे तो कभी देवीलाल की पार्टी भी इसी का हिस्सा हुआ करती थी, जनता दल का ही जब फ्रंट बना था, लेकिन उनके बेटों में झगड़ा हो गया। आज हकीकत ये है कि इन समाजवादियों में से कुछ अलग होकर, जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल में से अलग होकर जननायक जनता पार्टी बनी और दुष्यंत चौटाला आज बीजेपी के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे हैं। उनके पोते देवीलाल के, ओम प्रकाश चौटाला के जो पोते हैं वो चला रहे हैं सरकार अलग से। दूसरी ओर एक और समाजवादी नीतीश कुमार, जो किसी के कहने सुनने में नहीं चलते, अपनी मन की करते हैं, वो कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, अब वो फिर साथ में हो गए हैं बीजेपी के बिहार में और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। शरद यादव उस समय कोशिश कर रहे थे, शरद यादव ने खूब कोशिश की कि बीजेपी के साथ ना जाएं। इस बात को लेकर उन्होंने बयानबाजी भी करनी शुरू कर दी थी और शरद यादव को अंत में अपनी राज्यसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में है, और इनकी राज्यसभा सदस्यता चली गई इस तरीके से। तो ये सब लोग एक ऐसी स्थिति में हैं कि अपना वजूद कैसे बचाए रखें। देखिए, अगर कर्नाटक की तरफ चलूँ तो देवेगौड़ा अभी कांग्रेस से भी खफा है। कांग्रेस ने उनके बेटे की सरकार जिस तरह से गिरवाई और फिर येदियुरप्पा ने अपनी वहाँ सरकार जिस तरीके से बना ली, उससे देवेगौड़ा को भी झटका लगा है। वो भी कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं, वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा गठबंधन बने जिसकी कमान कांग्रेस के हाथ में ना रहे। देवेगौड़ा वैसे पुराने कांग्रेसी रहे हैं, 60-70 के दशक में कांग्रेस में रहे, 4 बार के लोकसभा सांसद हैं, 2 बार एमएलए रहे, मुख्यमंत्री रहे 1994 से 1996 तक कर्नाटक के, और 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 97 तक मेरे ध्यान है प्रधानमंत्री भी रहे। शरद यादव जो है, अब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है लोकतांत्रिक जनता दल, और 7 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, पुराने दिग्गज हैं। 3 बार तो जेडीयू से जो नीतीश कुमार वाली है इसी से राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और पहली बार कभी 1974 में बताइए मध्य प्रदेश से चुनाव जीते थे, जबलपुर से लोकसभा का। उसके बाद चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए थे 1984 में, बदायूं से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, लेकिन फिर बदायूं से ही 1989 में जनता दल के टिकट पर वीपी सिंह ने इन्हें सांसद बनवाया और पार्टी में इनको वैल्यू बनाए रखी। तो इन 3 दिग्गजों की अगर मैं खास बात करूं, देवेगौड़ा, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, इन तीनों का मिलना आपस में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और एक महत्वपूर्ण संकेत है आने वाले समय के लिए। और साथ ही साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी एक्टिव हुई हैं और ये तीनों नेता एक्टिव हुए हैं, उससे एक और भी मैसेज गया है कि देश में गैर बीजेपी जो धड़ा है वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से कमान कांग्रेस के हाथों में ना जाने पाए। हालांकि ये सब लोग भी अपने परिवार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक विरासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम बनवाना चाहती हैं और लगी हुई हैं कि किसी भी तरह हमारे ही हाथ में कमान रहे, तभी तो ये हुआ कि ममता बनर्जी के आने के बाद राहुल गांधी इतने एक्टिव हो गए हैं, रोज़ाना दावतें दे रहे हैं, सांसदों को ब्रेकफास्ट पे बुला रहे हैं, पार्लियामेंट को ठप करने के लिए रणनीति बना रहे हैं, वो भी इसी वजह से एक्टिव हुए हैं। लेकिन इन 3 नेताओं का, इस तरीके से बुजुर्गों का एक्टिव होना, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज चल रहा है पॉलिटिकल गलियारों में कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई धड़ा तैयार हो, चाहे वो दूसरा फ्रंट हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा फ्रंट हो, उसमें कमान किसी भी तरीके से कांग्रेस के हाथ में न रहने पाए। ये बात एक फैक्ट है और इसी वजह से ये तीनों मुझे लग रहा है कि मिल रहे हैं। देखिए, अगर उम्र के हिसाब से बात करूँ, देवेगौड़ा सबसे बुजुर्ग हैं, 88 साल के हैं, मुलायम सिंह यादव 81 साल के हैं, शरद यादव 76 साल के हैं, लालू यादव सबसे यंगेस्ट हैं, 73 साल के हैं। और इन सभी लोगों को, अगर शरद यादव को मैं छोड़ दूं, बाकी जो 3 लोग हैं अपनी राजनीतिक विरासत बचा रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों का पॉलिटिकल फ्यूचर सेट कर देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि इनका पॉलिटिकल सेट इस तरीके से हो जिस तरह से बीजू जनता दल ने किया है, न कांग्रेस के साथ न बीजेपी के साथ। जिसकी भी केंद्र में सरकार हो उसी के साथ अपनी सेटिंग बढ़िया रखनी है। शायद इनकी यही कोशिश है, शायद ये इसीलिए आपस में मिलजुल रहे हैं। लेकिन इनका मिलना जुलना एक बात तो तय कर देता है कि ये सब लोग कांग्रेस के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ एक नहीं होना चाहते। ये लोग चाहते हैं कि हम अपना वजूद बनाए रखें, और चूंकि हमारे पास ताकत है, आज कांग्रेस जितने सांसद इनके पास भी हैं, तो ये सब लोग चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को हमारे साथ आना है तो वो हमारे नेतृत्व को स्वीकारे। हो सकता है कि हम अपने बच्चों को सांसद बनवाएं, हम अपने बच्चों को प्राइम मिनिस्टर बनवाएं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम राहुल गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनवाएं। ये डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है, इस पर मेरी नज़र बनी रहेगी। इस बारे में और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि 2024 को लेकर एक गैर कांग्रेसी धड़ा किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप कंट्रीब्यूट करना चाह सकते हैं तो मेरे UPI ID नीचे है। इसके अलावा पेपल के माध्यम से मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप कहीं विदेश में रहते हैं। बैंकिंग डिटेल्स मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।